वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जिस तरीके से सिलेबस होता है दोस्तों और जिस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि बताया गया है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद या गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। इस प्रकार का मतलब आपके नॉलेज की बेस पर यह प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखिए, गुजरात अहमदाबाद की जब बात आती है तो वहां पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी या पूरी साग तथा ठंडा दूध, इस प्रकार की चीजें में से कौन सी चीजें आपको क्या है गुजरात और अहमदाबाद में देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, यहां पर क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा पहला पर्याय रहेगा, पहला जवाब रहेगा। ऑप्शन एक क्या रहेगा यहां पर सही प्रकार रहेगा। मैं आपको बताता हूं कि सिंपली लॉजिकली क्वेश्चन क्या है आपको ईवीएस पेडागोजी में क्या है दोस्तों पूछे जाते हैं। और ईवीएस जो होता है वो पेपर 2-1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पासिंग के लिए। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। अब देखिए, परिंदों को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है। तो देखिए, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए क्या है पक्षी अपने गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। तो पर्याय बो यहां पर जो दिया है दोस्तों वो क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी है और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए एक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। और अगर हम सही विकल्प की बात करेंगे, क्योंकि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये क्या है उस रोगी को खाना चाहिए, तो डी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लेकर कि प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन ये बनता है कि पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात क्या हो रही है, थर्ड वाले विकल्प में आप देखेंगे कि देखिए वर्ग की बात तो हो रही है, क्लास की बात तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ विद्यालय को बाहर के जीवन से जोड़ने की बात क्या है, पर्यावरण करता है दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी करता है। तो थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहां पर आपको पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर क्या है आपको पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई होना चाहिए, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, या फिर अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आ रहा है अवसर उपलब्ध कराना। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जहां जहां पर आपको बच्चों के लिए सुविधा या फैसिलिटी या अवसर उपलब्ध कराने की बात होती है तो वो हर बार क्या होता है, हमारा सही जवाब होता है। तो डी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार बनता है कि पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार होता है। अब देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर कहेंगे दोस्तों कि पक्षी कहां रहते हैं, चूहे कहां रहते हैं और शेर कहां रहते हैं, तो देखिए पक्षी जो है वो घोंसले में होते हैं दोस्तों, हम लोगों को पता होना चाहिए। चूहे कहां रहते हैं, तो बिल में रहते हैं। और
शेर की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो मांद में रहता है, जिसको हम गुफा भी कह सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या रहेगा आपका यहां पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 यहां पर पूछा गया है। अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्योग्राफी में भी देखने के लिए मिलते हैं, जो ईवीएस पेडागोजी में आपको पूछे जाते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों का प्रकार कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो यहां पर आपको बताया गया है कि जो वन लगाए जाते हैं, जो झाड़ लगाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, शंकुधारी वन होते हैं। पर्याय वो क्या रहेगा यहां पर हमारा सही विकल्प रहेगा दोस्तों कि शंकुधारी वन होते हैं। शंकुधारी वन हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रमुख प्रकार के वन है, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां ठंडी जलवायु होती है। इन वनों में चीड़, देवदार और ओक जैसे शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष शामिल है। तो देखिए दोस्तों, शंकुधारी वन कौन से होते हैं, तो चीड़, देवदार और ओक होते हैं। ये नाम भी क्या है आप साथ ही साथ यहां पर याद रखते चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मोटी मिट्टी की दीवारें वाले घरों को कहते हैं, घरों को रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मोटी मिट्टी की दीवारें होती है वो घर को कैसा रखती है, ऑब्वियसली ठंडा रखेंगी। तो फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल यहां पर सही होगा दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी में बड़े सिंपल सिंपल से प्रश्न क्या है आपको पूछे जाते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स ये है दोस्तों, हम समझेंगे यहां पर। प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था। अब देखिए, चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों। बच्चे को भी अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसका जवाब देंगे कि यहां पर जो हमारा विकल्प है नील आर्मस्ट्रांग, ये क्या रहेगा दोस्तों हमारा सही विकल्प रहेगा। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे कि ये कब चंद्रमा पर गए थे, किस दिन गए थे। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग की, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। तो 1969 में 20 जुलाई को इन्होंने क्या है दोस्तों पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। प्रश्न बनता है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। अब देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण कब होता है, जब आईपीएल में पब्लिक जो है जोर जोर से चिल्लाती है और वहां पर जो है वॉइस किसके जरिए से जो है दोस्तों प्रदूषित की जाती है। तो यहां पर आप कहेंगे डेसिबल में। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका सही विकल्प रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसके संदर्भ में थोड़ा सा हमने डिटेल दी गई कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को सी डेसिबल डीबी में मापा जाता है, क्योंकि डेसिबल ध्वनि का तीव्रता या दबाव के स्तर को मापने की एक लघुगणकीय इकाई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 65 डीबी से अधिक के शोर को ध्वनि प्रदूषण मानता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 65 डीबी से अगर अधिक शोर होता है तो वो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। मैंने आपको बताया कि आईपीएल में आप देखेंगे दोस्तों तो ध्वनि प्रदूषण कहां तक पहुंच जाता है, तो 115 120 तक पहुंच जाता है। तो ये बात भी आप यहां पर क्या है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे दोस्तों, एक स्पेशल ऑफर यहां पर चल रहा है फिलहाल 10 दिसंबर तक आप लोगों के लिए दोस्तों। पेपर 1 के लिए जो नोट्स हम यहां पर अवेलेबल करवा कर दे रहे हैं, मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, साथ ही साथ ईवीएस पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मींस बाल मानस शास्त्रों, ये सारे नोट्स जो है दोस्तों आपको पेपर 1 के लिए ओनली 499 में हम यहां पर दे रहे हैं दोस्तों। फिलहाल ये 50% ऑफ है। 999 के जो नोट्स है आपको ये सिर्फ और सिर्फ 499 में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। और दोनों पेपर अगर आप देने हैं, दोनों पेपर के नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में दोस्तों दोनों पेपर के नोट्स यहां पर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स क्रिएट किए। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिख रहा है दोस्तों, तो जल्दी से क्या है इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप परचेस कर लेंगे दोस्तों। परीक्षा में अभी भी 62 दिन का वक्त बचा है और इतना वक्त जो है दोस्तों 100 से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आप लोगों के लिए काफी है, क्योंकि इसके बाहर पेपर जाना नहीं है। इस बात की क्या है हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमारा एक जो क्वेश्चन हो जाता है ये PYQ होता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन हम आपको बताएंगे कि यह नेपाल का भाग है।
और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग करीब करीब 8,900 है दोस्तों। तो देखिए 8,900 एग्जैक्ट तो नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू में ऑप्शन 2 ही जो है वो सही बताया। तो थोड़ा इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है तथा इसकी जो चोटी की ऊंचाई है वो 88-48 है, मतलब 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेल लिपि के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो देखिए यहां पर आपको विकल्प दिए गए, 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 पर होती है, 8 पर होती है या 10 पर होती है। तो दोस्तों मैं कहूंगा ये कितने पर आधारित होती है? तो 6 बिंदु पर आधारित होती है। तो हमारा जो बी वाला विकल्प है यहां पर वो क्या रहेगा? सही रहेगा। देखेंगे आपकी ब्रेल लिपि एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इतना तो हमको पता है। पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। वो बच्चे क्या है, इसको छूकर जो है व्यवहार में लाते हैं। यह 6 बिंदुओं में उपयोग पर आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन का पीछे तक घूम सकता है? अब देखिए कौन सा परिंदा ऐसा है, कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन की पीछे तक घूम सकता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो देखिए मैना, उल्लू, कौवा या कोयल। तो देखिए यहां पर उल्लू क्या रहने वाला है दोस्तों? हमारा सही जवाब रहने वाला है जो बी विकल्प दिया गया है उल्लू, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन के अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू को बुद्धिमान माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। नाम भले उसका उल्लू है, उल्लू बनाया है, हम बोलते हैं ना, नाम भले उसका उल्लू है लेकिन वो बुद्धिमान पक्षी होता है। यह अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यह भी बात आपने याद रखना है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाएगा कि उल्लू अपनी गर्दन को कितना घुमा सकता है, तो 270 डिग्री तक घुमा सकता है। और उल्लू कैसा पक्षी है? तो बुद्धिमान पक्षी है। यह बात भी आप क्या है दोस्तों याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यहां पर पूछा गया कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टोपियों का और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? वह कौन सा शहर है या कौन सा राज्य है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आप टोपियों का तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन नारियल आपको पता है कि लोग नारियल को अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। तो कहां लगाते हैं? केरल में लगाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी क्या रहेगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। फोर्थ वाला विकल्प जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न बनता है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी है। अब देखिए दोस्तों कौन से पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, वो कौन से पक्षी है दोस्तों? तो देखिए चील, बाज और गिद्ध। मतलब जो थर्ड वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? हमारा सही रहेगा। थर्ड वाला विकल्प जो होगा दोस्तों वो सही विकल्प कहलाएगा, क्योंकि ये पक्षी जो है हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है। देखिए ईवीएस पेडागोजी को लेकर फिर से एक क्वेश्चन यहां पर क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्यता उपागम का अनुपालन किया जाना चाहिए इसको छोड़कर। मतलब जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं इसमें से किसी एक विकल्प को छोड़कर बाकी सारी चीजों का आपको क्या है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन क्लास में जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक चीज को आपको छोड़ना है। वो चीज कौन सी है दोस्तों? तो देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर हम क्या है इसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे एज ए टीचर। सरल से कठिन की ओर डेफिनेटली इसका भी यूज क्या है आप पर्यावरण कक्षा की अध्ययन में कक्षा में करेंगे दोस्तों। स्थानिक से विश्व की ओर तो ये भी सही है, लेकिन अमूर्त से मूर्त के रूप में यहां पर क्या है दोस्तों गलत दिया गया है। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में या विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? अब देखिए मानचित्रांकन सिखाने में आपको बताया जा रहा है कि शिक्षार्थियों को किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। यह इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो देखिए गणनाएं और अनुमान लगाना, माप के अनुसार चित्रण काटना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी या साफ सुथरा रेखांकन। तो देखिए किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी को यहां पर क्या है बढ़ाया जाता है। तो सी वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर बनता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से है? अब देखिए दोस्तों केरल के जो करीब के राज्य है वो कौन से है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु आई थिंक होना चाहिए। ऑप्शन सी सही रहना चाहिए दोस्तों कि कर्नाटक, बिल्कुल ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये केरल के निकटवर्ती राज्य कहलाते हैं। चलिए प्रश्न पूछा गया है कि देखिए नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? अब देखिए छिपकली,
गौरैया, कछुआ और सांप, इनकी विशेषता कौन सी है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, वे अंडे देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। आप छिपकली की बात करोगे, गौरैया की बात करोगे, कछुए की बात करोगे या सांप की बात करेंगे, ये सभी क्या करते हैं? तो अंडे देते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 बनता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त तो नहीं है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या फिर स्मरण रखना। तो देखिए दोस्तों, न्याय और समानता के प्रति चिंता यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से दोस्तों 20 क्वेश्चन देखे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और यहां पर ईवीएस पेडागोजी की जो नोट्स है दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये ईवीएस पेडागोजी की नोट्स हमसे परचेस करना चाहते हो तो 249 रुपए इसका प्राइस यहां पर रखा है दोस्तों। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के बाद तुरंत क्या है, ये नोट्स आपको दे दी जाएंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के